वेलकम फ्रेंड्स। तो कहानी शुरू होती है वहीं से जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसे सुनकर एड्रियन कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं कहता है। फिर उसके बाद वो लीला को सभी बात बताना शुरू कर देता है। टेम्पल में एक धर्म त्यागी छुपा हुआ था। सुरक्षा घेरे का मुआयना करते हुए उस प्रीस्ट ने मुझे कहा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इतना कहकर वो मेरे करीब आया और उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके अजीब स्पेल को सुना और उसी वक्त वहां पर धमाका हो गया था। हमें इस बात का एहसास नहीं था कि ये एक ऐसा जादू था जिसका मकसद सब कुछ फूंक देना था। धमाके के साथ ही एक जहरीली गैस फैल चुकी थी। पूरी टुकड़ी पलक झपकते ही जमीन पर गिर गई। उसे याद करके एड्रियन अपने ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, ये सब मेरे उस बेवकूफ़ी भरे फैसले की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो लीला, मुझे सच में बहुत अफसोस है। ये सुनकर लीला थोड़ी देर हैरान होकर बस एड्रियन की तरफ देखती रहती है। फिर उसके बाद वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर एड्रियन का हाथ पकड़कर कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है यंग मास्टर, सब कुछ ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगी। जिसके बाद लीला अपनी टीम मेंबर से कहती है, जिन, लुइस, तुम दोनों यंग मास्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जिसे सुनकर जिन हैरान होकर कहता है, क्या तुम मजाक कर रही हो? हम तुम्हें पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? जिस पर लीला कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे पास बहस करने का समय नहीं है और ये बर्फ का कवच ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। बदकिस्मती से सिर्फ मेरी फ्रॉस्ट और नॉर्थविंड बैरियर को फिर से सील करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, बस मुझ पर भरोसा करो। तभी एड्रियन लीला से कहता है, क्या तुम किसी हाई ग्रेड स्पिरिट को बुलाने की योजना बना रही हो? ये सुरक्षा घेरा अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, इसलिए किसी सुप्रीम स्पिरिट की शक्ति उधार लेकर इसे रोका जा सकता है। मौजूदा हालात को देखते हुए यही सबसे समझदारी भरा फैसला है। जिसे सुनकर लीला एड्रियन को देखकर हंसते हुए कहती है, ओह, जैसा कि आपसे उम्मीद थी यंग मास्टर, तुम तो बात झट से समझ जाते हो। फिर जिन थोड़ा परेशान होकर कहता है, क्या स्पिरिट समनर्स को बुलाने वाली भी ऐसा कर सकते हैं? लेकिन ऐसी स्पिरिट को बुलाने के लिए जिससे आपका कोई संपर्क नहीं हुआ हो, तुम्हें उसकी बराबर की कीमत चुकानी होगी। जिस पर एड्रियन सीरियस होकर लीला से पूछता है, लीला, क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने की सोच तो नहीं रही हो ना? जिस पर लीला थोड़ा हंसते हुए कहती है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अभी यही एकमात्र रास्ता है। मैं यहाँ पर मौजूद किसी को भी मरने और एक साथ परलोक जाने नहीं दूंगी। जिसे सुनकर जिन हैरान होकर कहता है, ये तो पागलपन है। तभी एड्रियन आगे आकर कहता है, तो ठीक है, फिर मैं भी ये करूंगा, क्योंकि मैं भी एक स्पिरिट वेल्डर हूँ, इसलिए मैं भी उसी तरीके का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सब लोग लीला के साथ यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही लीला उसे रोक देती है और कहती है, ओह, जरा खुद को तो देखो, तुम उस जहरीली गैस के नशे में इतने कमजोर हो गए हो कि मुश्किल से खड़े हो पा रहे हो। फिर लीला एड्रियन का हाथ पकड़कर कहती है, वैसे भी एक यंग मास्टर तो यंग मास्टर ही होता है, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तभी एड्रियन कहता है, कम से कम मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, अगर हम मरते हैं तो साथ ही मरेंगे। इस बात पर लीला एड्रियन को समझाते हुए कहती है, नहीं यंग मास्टर, आपको जाना ही होगा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो यहाँ की घटना की जानकारी दे सके। यदि आप मारे गए तो उन सदस्यों का क्या होगा जो अपने कमांडर को छोड़कर भाग गए थे? लेकिन एड्रियन अभी भी मानने को तैयार नहीं होता। तभी लीला आगे आकर एड्रियन के सीने पर अपना सिर रखते हुए प्यार से कहती है, यंग मास्टर, अपने कर्तव्य का पालन करें। जीना एक जिम्मेदारी है और जीवित रहना एक दायित्व। लेकिन एड्रियन लीला की ये बात सुनकर अपने मन में कहता है, मुझे हंसी मत दिलाओ, इसमें से किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दूसरों की परवाह क्यों करनी चाहिए? मुझे अपनी जिंदगी का क्या करना चाहिए? फिर वो अपने मन में ये सब सोचते हुए लीला के प्यार भरे चेहरे को देखकर कहता है, अगर मैं तुम्हें खो देता हूँ तो मेरे लिए मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तभी लीला उसका हाथ छोड़कर कहती है, नहीं नहीं, मुझे पीछे छोड़ने की कोशिश मत करो। फिर वो काफी उदास होकर कहता है, लेकिन इस तरह की बातें तुम्हारे लिए चीजों को और भी मुश्किल बना देंगी। तभी इस वक्त बैरियर टूटने को होता है, जिसे देखकर सभी चिल्लाकर कहते हैं, चलो जल्दी से, ये बैरियर टूटने वाला है। जिसे देखकर जिन तुरंत आगे आकर एड्रियन को संभालते हुए वहां से लेकर जाने को तैयार हो जाता है और लुइस चिल्लाकर कहता है, कमांडर, आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एड्रियन वहां पर चिल्लाकर लीला की तरफ जाने की कोशिश करता है और उसका नाम पुकारता रहता है, रुको, मुझे लीला के पास जाना है, रुको, मुझे जाने दो। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लीला अपनी तलवार के पास जाकर आखिरी बार पीछे मुड़कर एड्रियन को मुस्कुराते हुए देखती है। जिसे देखकर एड्रियन जोर से चिल्लाकर लीला का नाम पुकारता है, लेकिन वे दोनों उसे वहां से लेकर चले जाते हैं और पीछे लीला वहां खड़ी होकर उन सभी ऑब्जेक्ट्स के सामने कहती है, मैं सबसे आखिर में तुम्हारे केयर यूनिट में रहूंगी, तो नॉर्थविंड सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना। ये कहते हुए वो सामने उन सभी बैलाक्स को देखकर कहती है, तो फिर अब इसे एक आखिरी जोर लगाने का समय आ गया है। तो अच्छा, अब आखिरी बार जोर लगाने का समय आ गया है। अरे बाप रे, तुम कितनी बेसब्र हो, तुम्हें जल्दी ही वापस अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम आराम से बाहर। फिर वो अपनी तलवार को जमीन में गाड़ कर कहती है, तुम एक दहकती हुई ज्वाला हो, तुम जो हर चीज को जला देती हो, जो सारे भ्रमों को प्रज्वलित करती हो
और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती हो। तुम्हें ही मैं अपना मांस अर्पित करती हूँ, मैं अपना रक्त अर्पित करती हूँ और मैं अपनी अस्थियां अर्पित करती हूँ। इतना कहते ही वहां पर लीला के आसपास बहुत ज्यादा तेज गोल्ड लाइट आ जाती है, जिसे देखकर लीला कहती है, अरे इतनी जल्दी ही। फिर लीला अपने आसपास इस पावर को फील करते हुए कहती है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, एक विशाल जैसा उपस्थिति का सहरन पैदा करने वाला एहसास। और अब तक एड्रियन किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका होगा, है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, जीन और लुइस मेरी जगह उसकी रक्षा करेंगे, तो ठीक है। इतना कहते ही लीला दोबारा नीचे बैठकर आगे कहती है, मैं अपनी आत्मा को तुम्हारी सदा प्रज्वलित रहने वाली वेदी पर अर्पित करती हूँ। अब तरित हो होंग्योप। तभी लीला ये सब कहते ही अपनी आंखें बंद कर देती है और तभी उसके आसपास से पहले से भी ज्यादा तेज रोशनी निकल कर आती है और वो रोशनी काफी दूर तक फैल जाती है। फिर लीला उसी वक्त अपने आखिरी शब्द कहती है, इस तरह का अंत इतना बुरा भी नहीं है, मैं इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। ये बता पाना नामुमकिन था कि दिन है या रात। एक सूरज जैसी तेज रोशनी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जो वायलेट फॉरेस्ट के किनारे से भी दिख रही थी और उसके साथ वो रोशनी पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है और दूर, बहुत दूर हमें एड्रियन दिखाई देता है, जो उस रोशनी को देखकर बहुत जोर से रोने लगता है और बहुत दुखी हो जाता है और लीला को याद करते हुए कहता है, यदि कोई स्पिरिट अपनी शक्ति बनाए नहीं रख पाता तो इसका अर्थ है कि। फिर वो काफी गुस्से में कहता है, क्यों? आखिर क्यों? तुमने तो मुझे साफ साफ कहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी वजह से तुम। एक बार फिर। इतना कहते ही वो दुख के कारण बहुत रोने लगता है, जिसे देखकर जीन और लुइस वे भी दुख के कारण कुछ नहीं कहते। लेकिन लुइस अपने आप को संभालते हुए कहता है, शायद अभी हमें किले की ओर लौट जाना चाहिए, हमें कमांडर की चोटों की जांच करनी है, सिरिल भी वहीं पर है, हमें ब्लैक शीट कैसल पर लौटना ही होगा। जिसे सुनकर एड्रियन गुस्से में कहता है, नहीं, तुम सभी लोग सीधे गांव में जाओ और ग्रेट बैरियर को चालू करने की कोशिश करो, वहां पर पहले से ही कई भागे हुए बैलाक्स मौजूद हैं, हमें जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना होगा। जिसे सुनकर लुइस कहता है, जी हाँ सर, मैं समझ गया। लेकिन जीन चिल्लाकर कहता है, तुम सब आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी हमें सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो है कि इस जगह वापस जाना और ये देखना कि लीला अभी भी सुरक्षित है या नहीं, क्या वो जिंदा है? बस एहतियातन, क्या पता अगर लीला सुरक्षित हुई तो। तभी एड्रियन कहता है, तब वो लौट आएगी, अगर वो जिंदा है वो यकीनन मेरे पास लौट आएगी। जिसे सुनकर जीन और लुइस एड्रियन की तरफ देखते हैं और वो तुरंत उस रोशनी की तरफ देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? फिर एड्रियन गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर लीला चली गई तो मेरी जिंदगी भी लगभग खत्म हो गई समझो। फिर वो काफी सीरियस होकर कहता है, तुम जिसने लीला को मुझसे छीन लिया, तो मैं भी तुम्हें शांति से जीने नहीं दूंगा, तुम इस चीज को कभी भी नहीं भूलोगे, ये मैं मेक श्योर करूंगा। फिर उसके बाद वहां पर वो तेज रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और इस तरह से वहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में ब्लैक नाइट ऑर्डर में से 3 मेंबर जीवित बच पाए। उसके बाद एड्रियन उस बैरियर के पास लौट आया और पूरे गांव को सुरक्षित कर लिया। एक बड़े पैमाने में वार्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश की और उसके साथ जिन और लुइस उस वायलेट फॉरेस्ट से उमड़ कर आ रहे बैलाक से निपट रहे थे। तब सिरिल गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद कर रहा था। उसके बाद वो लंबी रात आखिरकार खत्म हो गई। इसके बाद हम तीनों दोबारा उस जगह चले गए जहाँ पर एक रात इतना बड़ा बुरा हादसा घटा था। तभी हम देखते हैं कि सामने उस ऑब्जेक्ट पर वहीं पर एक अकेली तमकती हुई तलवार गड़ी हुई थी और वो तलवार सोने चांदी से जगमगाती एकमात्र वही टूटी हुई तलवार थी, जिसे देखकर वो तीनों उसे देखकर काफी उदास हो जाते हैं। और इस बीच इस गांव में एक अजीब सा अफवाह फैल गई। उस रात जब बैरियर टूट गया और जमीन धुंध और बैलाक से भर गई तो हर कोई निराशा में डूब गया। तब भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सूरज को देखा, एक ऐसी चकाचौंध भरी रोशनी जिसे सीधे देखना नामुमकिन था। उन्होंने बताया कि एक ऐसी हस्ती जो खुद सूरज की तरह चमक रही थी, उसने उन्हें बचाया था। जिसके बाद वहां पर सीन बदलता है और तभी हम देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि वहां पर सोई थी। तभी हम उसे अच्छे तरीके से देखते हैं तो वो और कोई नहीं, वो लीला थी, जो कि बचपन वाले रूप में थी। तभी लीला अपने आप को धीरे धीरे खोलते हुए उठती है और अपने आसपास देखती है और कहती है, मैं कहाँ पर हूँ? ये जगह कौन सी है? लेकिन इस जगह को देखकर मुझे न जाने क्यों ये जाना पहचाना लग रहा है और मुझे ये जगह को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी कोई पीछे से लीला का नाम पुकारता है, जिसे सुनकर लीला पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर एक लड़का और एक लड़की खड़े रहते हैं, जिसे देखकर लीला काफी हैरान हो जाती है और कहती है, हाँ सिस्टर एंड ब्रदर, आप दोनों? तभी वो दोनों कहते हैं, लीला तो तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था क्योंकि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये कहते ही लीला का भाई अपने हाथा में एक फूलों से बना ताज लेकर उसे लीला के सर पर रख देता है। फिर लीला की सिस्टर कहती है, क्या तुमने मजा आया? श्री लीला का भाई कहता है, ये तुम पर बहुत ज्यादा जज रहा है, हमारी सबसे छोटी बहन सच में बहुत प्यारी है, अब तो पहचानना भी मुश्किल है कि फूल के नीचे कौन है। ये सुनकर और उन दोनों को देखकर लीला रोने लगती है, जिसे देखकर लीला का भाई लीला के सामने नीचे बैठकर उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाऊं? और उसके साथ लीला की बहन भी पूछती है, या क्या तुम्हारी बहन को तुम्हें जोर से गले लगाना चाहिए? ये सुनते ही लीला तुरंत उन दोनों को गले लगाकर रोने लगती है, जिसे देखकर लीला की बहन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, ओ डियर, तुम कितनी बड़ी कब हो गई और उसके साथ तुम इतनी भारी हो गई। और तभी हम लीला को देखते हैं जो कि वो अपनी बहन और भाई को गले लगाकर जोर जोर से रोते हुए कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये एक सपना है, लेकिन इसलिए मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं।
मुझे बस इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक सपना है या मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी दुनिया, मेरी पूरी जिंदगी गुजर रही है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। भले ही मैंने तुम्हें सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं दिया, फिर भी हमेशा मुझसे प्यार करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अभी देर हो गई है, लेकिन मैं हमेशा से ये बात आपसे कहना चाहती हूँ। फिर लीला की ये बात सुनकर लीला का भाई कहता है, बेशक लीला हमारी सबसे प्यारी और सबसे छोटी और दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। लीला, इतने समय से तुमने बहुत मुश्किल वक्त बिताया है ना? अब चलो हम साथ में वापस चलते हैं अपने घर। ये सुनकर लीला को काफी खुशी महसूस होती है, लेकिन वो रुक जाती है और वो उदास होकर कहती है, नहीं, अभी नहीं, मेरा दोस्त अकेला है, मैं एड्रियन को अकेला छोड़ नहीं सकती। इतना कहकर लीला अपने सर से वो फूलों का ताज उतारकर उसे जोर से पकड़कर अपनी बात अपने भाई और बहन को बताती है। अपने उन दोनों के साथ बिताए गए प्यार भरे मोमेंट को याद करते हुए वो कहती है, मैं उस समय से वापस नहीं जा सकती जब आप, बहन और भाई मेरे साथ थे, और मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहती है, अब मेरे पास एक नया घर और एक नया परिवार है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ये सपना किसने दिखाया, लेकिन ये सपना मुझे बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाई, तभी वहां पर कोई कहता है, अब तुम बाहर आ जाओ। ये कहते ही वो जगह पूरी तरह से बदलकर एक किताब बन जाती है, जिसे देखकर बड़ी वाली लीला उस सपने से बाहर आकर अपने सामने देखती है तो वहां पर दो नए लोग दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लीला उनसे पूछती है, आप दोनों कौन हो? ये सुनते ही उन दोनों में से एक फायर वुमन कहती है, ओ माय, मुझे माफ करना। ये कहकर वो लीला की तरफ बढ़कर कहती है, ऐसा लगता है कि जब हम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी आत्मा की जांच कर रहे थे तब तुम्हारी यादों में से तुम्हें मिल गई। क्या तुम्हें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हुई थी? जिसे सुनकर लीला अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, नहीं, मैं तो बस इतने लंबे बाद फिर से अपने भाई और बहन को देख पाई, जिससे उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। फिर वो इतना कहकर अपने मन में सोचती है, कितना अजीब बात है, मैं आपकी माफ़ी की सच्चाई को तुरंत महसूस कर सकती हूँ। लेकिन इतना कहकर लीला उन दोनों की तरफ देखकर फिर से कहती है, ये दोनों कौन है? नहीं, मैं ये चाहे उन्हें जिस भी नज़र से देखूं, ये इंसान तो नहीं है। क्या ये वही स्पिरिट है जिन्हें मैंने बुलाया था? लेकिन ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? फिर लीला तुरंत उन दोनों से पूछती है, मुझे पता है कि ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन क्या हम पहले कभी मिले हैं? फिर वो तुरंत थोड़ा घबराते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई गलत फहमी मत पालिए। बात बस इतनी सी है कि आप दोनों मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही हैं। तभी आई स्पिरिट बड़बड़ाते हुए कहता है, ये पहली बार है। ये सुनते ही लीला कहती है, हाँ, आपका कहने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि पहले भी ऐसा कोई समय था? तभी फायर स्पिरिट कहती है, हमें काफी हैरानी हुई ये सोचकर कि तुम अपना तन और मन न्यौछावर करते हुए कोई स्पेल पढ़ोगे। हमें तो लगभग ऐसा लगा मानो हम ही कोई फेलियर स्पिरिट बन गए हैं। जिसे सुनकर लीला थोड़ी हैरान होकर कहती है, हाँ, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? तभी आई स्पिरिट कहता है, अगर तुमको हम पर भरोसा है तो बस इतना ही काफी है, और दूसरे लोग तो फेलियर स्पिरिट की या उससे भी बदतर चीजों की मांग करते हैं। जिसे सुनकर लीला अपने मन में सोचती है, बस इतनी सीधी सी शर्त, फिर भी मुश्किल शर्तें, पर यकीन कर लेना, आज मैंने कुछ नया सीखा। ये कहते ही वो तुरंत उन दोनों से चिल्लाकर पूछती है, तो फिर मैं मरी तो नहीं हूं ना? मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये यकीनन कोई अजीब मोड़ तो नहीं होगा, जैसा कि मैंने दो स्पिरिट को देख लिया इसलिए अब मैं वापस नहीं जा सकती। जिस पर आई स्पिरिट कहता है, तुम सीधे मुद्दे पर आती हो, तुम मरी नहीं हो। हम बस एक ऐसे इंसान को देखना चाहते थे जो अपनी रूह भी कुर्बान करने को तैयार हो, इसलिए हमने नियमों को थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ दिया है। जिसे सुनकर लीला काफी खुश होकर इधर उधर भागकर उछलकर जश्न मनाते हुए कहती है, यस, उन्होंने कहा कि मैं मरी नहीं हूँ। जिसे देखकर आई स्पिरिट कहता है, ओ डियर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? तभी फायर स्पिरिट लीला को देखकर हंसते हुए कहती है, उसकी एनर्जी से लबालब महसूस करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर लीला रुककर पीछे मुड़कर उन दोनों से पूछती है, तो क्या मैं बस एक और बात पूछ सकती हूँ? आप दोनों कौन हैं? नहीं, आप किस तरह की स्पिरिट हैं? जिसे सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी फायर स्पिरिट जोर से हंसती है और उसके साथ आई स्पिरिट अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर निराश खड़ा रहता है। तभी लीला इस माहौल को देखकर थोड़ा परेशान होकर कहती है, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कम से कम मैं एक इंसान का अंदाजा तो लगा ही सकती हूँ। आप वही हो ना जिन्हें मैंने सबसे आखिर में बुलाया था? जिस पर सन स्पिरिट अपने बारे में बताती है, एक विशाल लौ जो हमेशा जलती रहती है। मैं हूँ सन। इसके बाद लीला आई स्पिरिट से पूछती है, तो मुझे आपको बुलाने की बिल्कुल भी कोशिश तो नहीं की थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आप गलती से आ गए हो? जिसे सुनकर सन स्पिरिट अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है, अगर मैं तुम्हें कोई हिंट दूं तो वो वही है जो नॉर्थ विंड और फ्रॉस्ट को अपनी ढाल बनाता है, जो कि तुम्हारी पुरानी साथी हैं। इसलिए वो मुझसे पहले तुम तक पहुंच गया था। जिसे सुनकर लीला कहती है, क्या नॉर्थ विंड और फ्रॉस्ट, जो एक कवच की तरह?
तो कहीं आप ये तो नहीं कह रहे क्या ये विंटर है? जिस पर विंटर स्पिरिट कहता है, हाँ तुमने सही कहा। जिसे सुनकर लीला काफी खुश होकर हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, आपको ना पहचान पाने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। तभी लीला 1 सेकंड के लिए रुकती है और चिल्लाकर कहती है, क्या, रुको 1 मिनट। तभी लीला बताती है कि वो इतनी हैरान क्यों हुई है। कोई स्पिरिट जितने ज्यादा सिद्धांतों को अपने भीतर समेटे होती है, उसका दर्जा उतना ही ऊंचा होता है। इसका मतलब है कि सन और विंटर ये दोनों ही सुप्रीम ग्रेटेस्ट स्पिरिट हैं, जो ज्यादातर प्राचीन कहानियों में बताए गए हैं। वे लोग वास्तविक देवताओं की समकक्ष हैं। फिर लीला उन सभी बातों को याद करके परेशान होकर कहती है, और आप मुझसे कह रहे हो कि मैंने आप दोनों को बुलाया था? जिस पर सन स्पिरिट कहती है, ये सचमुच एक लापरवाही भरा प्रयास था। तुम्हारा इंसानी शरीर मेरी पूरी शक्ति को झेल नहीं पाया, इसलिए तुम्हें काफी नुकसान पहुंचा। अगर ये विंटर ना होता तो तुम जलकर राख हो गई होती, और साथ ही सब कुछ। जिसके साथ विंटर स्पिरिट भी कहता है, बेशक, लेकिन मैंने तुम्हारी सोल को डैमेज होने से बचा लिया। हालांकि तुम्हारे फिजिकल बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए इसमें काफी समय लगेगा। जिसे सुनकर लीला थोड़ा परेशान होकर सोचती है, हे भगवान, सन और विंटर के लिए काफी समय आखिर कितना होता है? फिर लीला इतना सोचकर उन दोनों के आगे झुककर कहती है, फिर भी ये राहत की बात है, आप दोनों का धन्यवाद है। फिर वो तुरंत अपने मन में सोचती है, मुझे नहीं पता कि मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं बस थोड़ा आराम से काम लूं, जो कि अब तक नहीं कर पाई, तो ये समय पलक झपकते ही गुजर जाएगा। ये बात सोचते हुए वो काफी खुश थी। फिर तभी सन स्पिरिट कहती है, तो उस बारे में? इतना कहते ही लीला एक अलग जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर कई सारे ट्रेनिंग स्टैचू थे, जिसे देखकर लीला काफी हैरान हो जाती है। और तभी हम सन स्पिरिट को देखते हैं, जो काफी एक्साइटेड होकर अपने हाथ में तलवार लेकर लीला को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार होते हुए कहती है, मैं सोच रही थी कि जब हम इंतजार कर रहे हैं तो तुम्हें थोड़ी तलवारबाजी सिखाऊं, मतलब मैं खुद सिखाऊंगी तुम्हें। क्या लगता है, ये बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगी? ये तो एक बढ़िया आइडिया है ना? बेशक, ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सुनते ही लीला काफी बुरी तरह से डर जाती है और डर से कांपते हुए कहती है, क्या? फिर वो जोर से चिल्लाकर कहती है, नहीं। फिर उसके बाद वहां पर कई दिन बीत जाते हैं, जहां पर सन स्पिरिट की ट्रेनिंग काफी खतरनाक होती है। तभी हम देखते हैं कि लीला वहां पर ट्रेनिंग करते करते काफी थककर नीचे गिर जाती है और हांफते हुए कहती है, मैं अब और नहीं कर सकती। फिर लीला बताती है कि जब भी मुझे इस ट्रेनिंग में पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता और मैं थकान से चूर होकर इस तरह नीचे गिर पड़ती हूँ। तभी पीछे से सन स्पिरिट लीला को छेड़ते हुए कहती है, लीला टॉप, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। जिसे सुनकर लीला खड़ी होकर कहती है, आप मुझे ठीक करने के बजाय मुझे ही मार डालो। उसके बाद सन स्पिरिट उसे फिर से बेहतरीन हालत में ले आती है, लेकिन फिर से उसे ट्रेनिंग के लिए ले जाती है। और तभी हम देखते हैं कि लीला वहां पर ट्रेनिंग करते करते फिर से काफी थक जाती है और वो अपने मन में सोचती है, यहाँ पर दिन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए मुझे पता भी नहीं कि कितना समय बीत चुका है। और तभी उसी वक्त लीला अपने साथी मेंबर को याद करते हुए और थककर रोते हुए कहती है, ये कैसे समझ में आता है कि ये ब्लैक नाइट ऑर्डर की जिंदगी से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। फिर तभी सन स्पिरिट लीला की ट्रेनिंग को देखकर कहती है, मुझे लगता है कि अब ये आखिरकार इतना ठीक ठाक तो है कि इससे शर्मिंदगी ना हो। जिसे सुनकर लीला चिल्लाकर कहती है, एक्सक्यूज मी। फिर वो दौड़कर सन स्पिरिट के पास आकर रोते हुए कहती है, आपने मुझे तलवारबाजी, तीरंदाजी, भालाबाजी, जादू का तोड़ और घुड़सवारी भी सिखाई, और आप इसे ठीक ठाक कहते हैं। जिस पर सन स्पिरिट कहती है, लेकिन पहले तुम्हारी काबिलियत सचमुच बहुत ही खराब थी। सन और विंटर का कॉन्ट्रैक्टर तो सबसे बेहतरीन होना चाहिए, क्या ये बात साफ नहीं है? जिसे सुनकर लीला अपने ऊपर गर्व करते हुए कहती है, आपने उस नासमझ से तब तक जी तोड़ मेहनत करवाई जब तक कि वो स्वॉर्ड्समैनशिप में माहिर नहीं बन गई, इसलिए तो आला दर्जे की स्पिरिट। जिस पर सन स्पिरिट कहती है, अगर तुम शिकायत करती रहोगी तो शायद मैं तुम्हें अच्छी खबर ना दूं। जिसे सुनकर लीला पूछती है, अच्छी खबर? कहीं ऐसा तो नहीं कि? तभी उसी वक्त वहां पर विंटर स्पिरिट आकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। जिसे सुनकर लीला कहती है, क्या विंटर स्पिरिट आप? तभी हम देखते हैं कि जगह दोबारा बदल जाती है। फिर वो तीनों अलग जगह पहुंच जाते हैं, जहां पर विंटर स्पिरिट कहता है, लीला, मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार करवाया है, तुम्हारा नया बॉडी अब पूरा हो चुका है। जिसे सुनकर लीला खुशी से रोते हुए मन में कहती है, ये मैं उस खतरनाक ट्रेनिंग से बच गई, फाइनली मेरी फ्रीडम हो गई। जिसे देखकर विंटर स्पिरिट सन स्पिरिट से पूछता है, तुमने उसे कितनी कड़ी ट्रेनिंग दी? वो बच्ची तो थकी हुई लग रही है। जिस पर सन स्पिरिट कहती है, मुझे अभी भी उसे सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कितनी अफसोस की बात है। फिर विंटर स्पिरिट सोचते हुए कहता है, इसे खोलकर दोबारा बनाने के समय मैंने इसकी मजबूती इतनी बढ़ा दी कि ये पहले से कहीं ज्यादा दमदार हो गई है। इसमें सन ने भी काफी मदद की है। हालांकि इस शरीर को हमारे प्रभाव में बनाया गया है, इसलिए इसमें कुछ शारीरिक बदलाव जरूर आएंगे। जिसे सुनकर लीला पूछती है, क्या आप कह रहे हो कि लोग मुझे पहचान नहीं पाएंगे? जिस पर विंटर स्पिरिट कहता है, इतना नहीं, मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारी आंखों का रंग या बालों का रंग बदल जाएगा। जिस पर लीला कहती है, ओह कोई बात नहीं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, मुझे उम्मीद है कि वो सुंदर रंग होंगे।
फिर विंटर स्पिरिट कहता है, एक और बात, यहाँ का समय इंसानों के समय से अलग तरीके से बहता है। जब तुमने अपनी आंखें यहाँ खोली थी उस समय उस दिन को लगभग 2 साल बीत चुके होंगे। क्या तुम इसके साथ ठीक रहोगी? लीला इस बात पर रिलैक्स होकर कहती है, अच्छा, ये तो मेरी सोच से भी कम है। मैं परेशान थी कि मुझे लगा जैसे मैं यहाँ पर कम से कम 100 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ। मुझे डर था। अच्छा है, 100 साल नहीं, बस 1 सदी ही बीत गई है। जिसे सुनकर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, जिसे देखकर लीला पूरी तरह हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, क्या? अरे रुको, क्या मैं सच में यहाँ पर उस ट्रेनिंग में पूरे 100 साल बिताए हैं? बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने सही कहा ना? जिस पर विंटर स्पिरिट जरा हिचकिचाहट से कहता है, वैसे भी वो सब लोग परेशान होंगे, इसीलिए तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। तभी सन स्पिरिट कहती है, तुमने बहुत मेहनत की, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगा। जिसे सुनकर लीला अपने ऊपर क्लाउड जैसा महसूस करते हुए कहती है, क्या मैं तुम दोनों को फिर कभी देख पाऊंगी? जिस पर विंटर स्पिरिट कहता है, कौन जानता है। और उसके साथ सन स्पिरिट भी कहती है, लेकिन अगर तुम हमें नहीं भी देख पाओ तब भी हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अब तुम अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। जिसे सुनकर लीला वैसे ही करती है। तभी सन स्पिरिट कहती है, और उसके साथ साथ छोड़ो। हाँ लीला, ऐसा ही करो। क्या तुम जानना नहीं चाहती हो? जिस पर लीला पूछती है, क्या? कौन सी बात? जिस पर सन स्पिरिट लीला को बताती है, तुम्हारे पास ये यादें क्यों हैं, या कुछ ऐसा ही। तभी लीला कहती है, असल में नहीं, मुझे इसका जवाब पहले से ही पता है। फिर सन स्पिरिट कहती है, तुम्हें पता है? जिस पर लीला कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये जाहिर है ताकि मैं एड्रियन से मिल सकूं। फिर सन स्पिरिट कहती है, आई सी, ये सबसे लीला जैसा जवाब है। फिर लीला थोड़ी परेशान होकर कहती है, सन और विंटर, क्या ये सब खत्म हो गया? क्या मैं अब अपनी आंखें खोल सकती हूँ? मैं बस उन्हें खोलने ही वाली हूँ। ये कहते ही लीला तुरंत अपनी आंखें खोलती है और जब वो आगे देखती है तो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है और तभी एक तेज रोशनी आती है जिस कारण वहां पर लीला पूरी तरह से अलग दिखती है, वो भी काफी खूबसूरत। जहां पर लीला के बालों का रंग सिल्वर वाइट हो जाता है और उसके साथ उसकी आंखों का रंग गोल्डन में बदल जाता है और वो वापस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है, जिसे देखकर लीला जोर से चिल्लाकर कहती है, वो आ, और खुशी से इधर उधर छलांगे लगाती रहती है और कहती है, ओ माय गॉड, मैं सच में वापस आ गई हूँ। मैं इस जगह को कितने समय बाद देख रही हूँ। ये वायलेट फॉरेस्ट, मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। फिर लीला पास ही तालाब के पास जाकर अपने आप को देखती है और कहती है, मैं सचमुच बहुत अलग दिख रही हूँ और मेरे बालों का रंग सर्दियों की तरह चांदी जैसा सफेद हो गया है और मेरी आंखों का रंग सूरज की तरह सुनहरी चमक में बदल गया है। मेरा पुराना शरीर जहर के असर की वजह से पूरी तरह बिगड़ गया था, लेकिन शायद इसलिए कि ये नया शरीर अभी अभी बना है, ये मुझे बेहतर महसूस और मजबूत लग रहा है। फिर उसके बाद लीला उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर लीला 2 साल पहले इस जगह बेलाक्स के खिलाफ लड़ी थी, जिसे देखकर लीला कहती है, ओह, ये वही रुकावट है जो 2 साल पहले टूट गई थी। सन और विंटर के प्रतीक सील को चमकते हुए देखकर जरूर स्पिरिट ने ही इसे फिर से सील किया होगा। मुझे सन से बहुत बड़ी शिकायत है कि उसने मुझे 100 सालों तक तकलीफ दी उस खतरनाक ट्रेनिंग में, लेकिन सन और विंटर की वजह से हर कोई बच गया और मैं भी जिंदा हूँ। मैं सच में उनका बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। तभी लीला पीछे मुड़कर ऊपर सितारों भरे आसमान को देखकर कहती है, 2 साल, खैर शायद इसलिए कि ये रात का आसमान बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा उस रात था, इसीलिए ये अब भी सच नहीं लग रहा। लेकिन जरा रुको, एड्रियन ने उस दौरान अपने पूरे परिवार को तो नहीं मार डाला है ना? फिर लीला अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है कि इस कहानी में हम लगभग उस मोड़ पर हैं जहाँ पर खलनायक की साजिश के कारण नाइट ऑर्डर पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसे ऐसा गहरा जख्म पहुंचता है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। वे लोग बहुत ही बुरे परिवार से हैं, लेकिन ठीक इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि एड्रियन अपने हाथों को उनके खून से रंगे। उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बैठकर इस बारे में चिंता करके क्या फायदा? मुझे जल्दी करनी चाहिए। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे और इसके साथ इस शरीर का इस्तेमाल करके भी देखना होगा ये कैसा है और मेरी पावर अभी कैसी है। इतना कहते ही वो अपने स्पिरिट पावर को यूज करती है और कहती है, ओ नॉर्थ विंड, स्विफ्ट स्पीड दैट ड्राइव्स द विंटर। इतना कहते ही लीला वहां से तेज रफ्तार से दौड़ती है, जिसे देखकर लीला हंसते हुए कहती है, वो आ, ये वही जादू है जो पहले था, लेकिन ये तो कहीं ज्यादा तेज हो गया है। ये तो बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। अरे, मुझे अभी इतनी जल्दी वो कैसल दिखाई दे रहा है, लेकिन रुको, उस पर तो उन बेलाक्स ने हमला कर दिया जब सब लोग सो रहे थे। तुम बदमाश, हमला कर रहे हो। जिसके बाद लीला बहुत तेज स्पीड से उस तरफ जाते हुए कहती है, अरे नीचे, क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे मैं हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकूं? तभी वो सामने पेड़ की डाल को देखती है और कहती है, ओह, ये एकदम सही है, तो चलो 1-2 और जंप। ये कहते ही लीला बहुत लंबी छलांग लगाकर आसमान में काफी ऊपर चली जाती है, जिस कारण वो ऊपर से नीचे पूरे उस जलते हुए कैसल को देखकर कहती है, ऑसम, ये काफी बढ़िया है, मैंने तो बहुत लंबी छलांग लगाई है।
ऐसा नहीं लगता कि मैं इन स्पिरिट से मदद उधार में ले रही हूँ, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे हम एक ही शरीर के हिस्से हों। तो फिर क्यों ना हम थोड़ी वार्म अप कर लें। ये बात कहते ही लीला तुरंत एक्शन मोड में चली जाती है। वो सीधा एक बेलैक्स को मारती है जैसे वो उसके लिए कुछ भी नहीं हो। तभी उस पर दूसरा बेलैक्स हमला करता है, जिससे लीला बचकर उस पर काउंटर अटैक कर देती है। जिसके बाद लीला कहती है, क्या ये पहले ही खत्म हो गया? ये तो बहुत आसान था। ये सब उस 100 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आपका धन्यवाद सन। फिर लीला रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मैं आपको गाली देने के लिए। तो चलो अब जल्दी से बाकी का काम भी खत्म कर लेते हैं। तभी उसी वक्त लीला नीचे देखती है तो वहाँ पर कुछ लोग थे, जिसे देखकर लीला चिल्लाकर कहती है, ये जरूर ऑब्सिडियन नाइट होंगे, है ना? तुम लोग चिंता मत करो, मैं लीला हूँ, आप लोगों की मदद के लिए यहाँ आ गई हूँ। तभी इस वक्त पीछे से एक बेलैक्स उस पर हमला कर देता है, जिसे देखकर लीला उस हमले को डॉज कर देती है और कहती है, ओ डियर, अब तो ऐसी चीजों से बचना बच्चों का खेल है। तभी उसी वक्त उस बेलैक्स का हमला लीला के पैरों पर जरा सा लग जाता है, जिससे वो थोड़ा पैनिक होकर कहती है, वेट, ये बड़ा है, ये गर्मी और नॉर्थ विंड आपस में उलझ गए तो बीच बीच में मैं तो नीचे गिर जाऊंगी। ये कहते ही लीला तुरंत नीचे गिरने लगती है। तभी उस वक्त वो बेलैक्स लीला के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसी वक्त उस बेलैक्स पर कोई हमला कर देता है। वो इंसान कहता है, ओ डार्कनेस, उठो और अपने एनिमी को निकलो। ये कहते ही उस बेलैक्स के आसपास बहुत ज्यादा ब्लैक रेड ऑरा की जंजीरें उसे घेर लेती हैं, जिसे देखकर लीला नीचे गिरते हुए कहती है, ये स्पिरिट मैजिक, इतना। ये सब कहते ही लीला नीचे जमीन पर आ जाती है और कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं कहती। फिर वो थोड़ी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, उफ, सो क्लोज, मैं एक जबरदस्त एंट्री करना चाहती थी, मैं हमेशा गलतियां क्यों करती हूँ। तभी इस वक्त लीला के सामने कोई आता है और कहता है, लीला तुम, जिसे देखकर लीला प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, यंग मास्टर। और तभी हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं एड्रियन होता है, जो लीला को देखकर इमोशनल होकर खड़ा रहता है। तभी लीला और ज्यादा प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे थोड़ी देर हो गई है ना। फिर हमें वहाँ पर थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड्रियन अपने टीम मेंबर के साथ वहाँ पर आया था। तभी इस वक्त कोई जोर से चिल्लाकर कहता है, कमांडर, उस कैसल के पास एक ए रैंक का बेलैक्स ग्रुप ने हमला किया है। जिस पर एड्रियन कहता है, जितने बताए गए हैं उनसे कहीं ज्यादा है, तो सभी लोग सतर्क हो जाओ। जिस पर सभी लोग कहते हैं, यस सर, हम लोग अच्छे से समझ गए। फिर एड्रियन आगे जाते हुए अपने मन में सोचता है, इसी रफ्तार से तो वो हमारे इलाके पर हमला कर रहे हैं, हम तीनों को मिलकर किसी तरह से इसे संभालना होगा। फिर वो आगे देखकर कहता है, तो ठीक है, तुम लोग बिखरो मत, सब लोग अपने आसपास ध्यान दो। तभी एड्रियन आगे जिन को ऐसे खड़े हुए देखकर उससे पूछता है, जिन, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे खड़े मत रहो। तभी जिन थोड़ा घबराते हुए कहता है, कमांडर, ऊपर देखिए, ये वहाँ पर। अगर मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो रहा है? तो वो इंसान, जिसे सुनकर एड्रियन भी ऊपर देखता है, तो वो भी काफी हैरान हो जाता है और हैरान होकर वो दोनों ही कहते हैं, ये तो लीला है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि लीला नीचे जमीन पर बैठी हुई है और सामने एड्रियन खड़ा हुआ है। लीला उसे हंसते हुए कहती है, मुझे थोड़ी देर हो गई है ना। फिर लीला इस खामोश माहौल को देखकर थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, क्या 2 साल थोड़ा देर से कहीं ज्यादा नहीं होंगे, है ना? मैंने सही कहा, इतना लंबा समय कि यंग मास्टर इतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन तभी एड्रियन दौड़कर लीला को गले लगा लेता है और खुशी से रोते हुए कहता है, लीला तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर वो गुस्से में उस दिन को याद करके लीला को कसकर पकड़कर कहता है, उस दिन से मैं तुमसे कितनी बार पूछना चाहता था, तुमने उस समय ऐसा क्यों कहा कि मैं अपना फर्ज अच्छे से निभाऊं? तुम ऐसा कहकर मुझे अकेले छोड़ने का फैसला कैसे कर सकती हो? जिसे सुनकर लीला कुछ भी नहीं कहती। फिर एड्रियन कांपते हुए लीला से पूछता है, मुझे जानते हुए तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर लीला एड्रियन के गालों पर अपना हाथ रखकर प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, एड्रियन, मैं गलत थी। ये बात लीला प्यार से मुस्कुराते हुए कह रही थी, जिसे देखकर एड्रियन दोबारा रोने लगता है और अपने मन में कहता है, लीला मुझसे माफी मांग रही है, लेकिन क्यों? उसने क्या गलती की? वो बस मुझे बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दी। नहीं, अपना सब कुछ कमा देना। और फिर इस तरह से वापस आ गई। फिर एड्रियन लीला का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं लीला, तुम वापस आ गई, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर वो लीला को गले लगा लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पर जिन को देखते हैं, जो लीला को वापस आई देखकर खुशी से रोने लगता है और जोर से लीला को गले लगाकर कहता है, तुम इडियट। फिर लीला जिन से कहती है, मुझे खुशी है कि तुम हेल्दी दिख रहे हो और तुम्हारी ताकत अभी भी वैसी ही है। फिर जिन अभी भी रोते हुए कहता है, ये मेरी जिंदगी है, जानते हो। फिर वो अपने आंसू साफ करते हुए कहता है, मुझे सच में लगा था कि तुम मर गई हो। लेकिन लीला जिन से दूर होकर तुरंत लुइस के पास जाकर उससे पूछती है, काफी समय हो गया है वाइस कमांडर लुइस। जिस पर लुइस कहता है, अरे वाह, ये सच में वही लीला है जिसे मैं जानता हूँ। क्या तुम्हारा शरीर ठीक है? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? जिस पर लीला हंसते हुए कहती है, मैं ठीक ठाक हूँ और अच्छी भी। तुमने मुझे अभी अभी लड़ते हुए देखा ना? जिस पर लुइस कहता है, हाँ, मैंने वो लापरवाही तरीका अच्छी तरह से देखा था। फिर लीला कहती है, उफ, मैं भी इस पर थोड़ा सोच विचार कर रही हूँ। फिर लुइस कहता है, और तुम्हारी आंखों और बालों का रंग बदल चुका है। इसे देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया था। आखिर उस दौरान तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जिसे सुनकर लीला एक्साइटेड होकर कहती है, आखिरकार मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि कोई तो मुझसे ये पूछे। तो सब लोग ध्यान से सुनो, अब से लीला तुम्हें बताएगी कि उसने किन किन और अविश्वसनीय चीजों का सामना किया है। तभी इस वक्त लीला के पेट से भूख के कारण गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर सभी लोग एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। फिर लीला हंसते हुए कहती है, तो क्या हम सबसे पहले खाना खा लें? फिर उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकलकर खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी लीला अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है, जिसमें वो बताती है कि कैसे सुपर ग्रेट स्पिरिट सन और विंटर फैमिली के साथ वो 100 साल तक ट्रेनिंग करती रही और अंत में स्पिरिट द्वारा बनाए गए एक नए शरीर पाने के बाद मेरे बालों और आंखों के रंग में आए बदलाव तक मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सब बातें सुनकर जिनको विश्वास नहीं होता, वो परेशान होकर पूछता है,
सच कहूँ तो ये इतना अजीब है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। देखो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी जिस तरह से तुम खा रही हो, तुम्हें देखकर तो कम से कम तुम भूत तो नहीं लगती। मुझे लगता है कि हमारे पास इस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस पर लीला खाना खाते हुए कहती है, मैंने पहले ही इतनी ज्यादा ताकत लगा दी, मुझे तो जबरदस्त भूख लग रही थी। फिर वो थोड़ा उदास होकर कहती है, अगर तुम सोचो तो मैंने 100 सालों से कुछ भी खाना नहीं खाया और मैं सोई भी नहीं हूँ। तभी लीला अपनी आंखों को मलते हुए कहती है, अरे फिर मुझे इतनी तेज नींद क्यों आ रही है? मैं अभी तो सो नहीं सकती। अभी तो बिल्कुल नहीं। तभी एड्रियन लीला को देखकर एक सेकंड के लिए कुछ नहीं कहता। फिर वहाँ से खड़ा होकर वो लीला से कहता है, तो चलो अब सो जाते हैं, है ना लीला? हमें कल महल में वापस जाना है और सब लोग थके होंगे। जिस पर लीला कहती है, क्या हम थोड़ी देर और नहीं रुक सकते? अभी भी मुझे बहुत कुछ कहना है, इसके बारे में हमें बात करनी है और बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तभी एड्रियन कहता है, लेकिन फिर भी कल तो हम फिर से साथ होंगे, है ना? जिसे सुनकर लीला बहुत खुश होकर कहती है, ये सच है तो क्या हम सबको एक साथ सोना चाहिए? तो सभी लोगों के लिए कंबल बिछा दो। फिर जिन कहता है, हाँ ये कुछ गर्मियों के ट्रेनिंग कैंप जैसा लग रहा है। और लुइस भी कहता है, ये अपने आप में एक याद होगी। फिर भी बात वो सभी लोग वैसे ही करते हैं जहाँ पर जिन के खर्राटों की वजह से लुइस को सोते हुए परेशानी हो रही थी। तभी जिन नींद में कहता है, लुइस चूंकि लीला भी वापस आ गई है तो चलो खाने का बजट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जिस पर लुइस भी नींद में कहता है, ये मुमकिन नहीं होगा। ये सुनकर लीला हंसते हुए कहती है, जिन तो हमेशा नींद में बातें करता था। फिर वो एक सेकंड के लिए शांत होती है और एड्रियन को देखकर कहती है, एक जानी पहचानी आवाज और एक जानी पहचानी हंसी, ऐसा लगता है जैसे हम कल ही तो अलग हुए थे। फिर लीला एक प्यारी मुस्कान देते हुए दोबारा कहती है, सचमुच पूरे 2 साल बीत गए हैं। एक ऐसा चेहरा जिसमें मेरे ध्यान देने से पहले ही जवानी के निशान मिट चुके हैं। एक ऐसी कदकाठी जो एक हाथ की नाप जितनी और बढ़ गई है और ऐसे हाथ जिन्हें अब सिर्फ एक हाथ से थामना मुश्किल हो गया है। ये सोचकर कि इतने लंबे समय तक मैं एड्रियन के साथ नहीं थी, इतना सोचकर लीला एड्रियन के काफी करीब आकर सोते हुए कहती है, फिर भी कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गई हूँ। वापस आने के लिए मैंने इतने लंबे समय तक सब कुछ सहा, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहकर लीला एड्रियन के पास सो जाती है। फिर एड्रियन अपनी आंखें खोलकर लीला की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, उसके बाल काफी बढ़ गए हैं। जैसे जैसे मैं लीला की कहानी सुन रहा था, मेरा दिल बैठता जा रहा था। इतने लंबे समय तक वो ये सब कैसे सह पाई? क्या उसे कभी इसका अफसोस हुआ था? क्या उसने कभी हार मानने के बारे में सोचा था? क्या उसके मन में मेरे लिए कोई नाराजगी थी? फिर वो लीला का हाथ पकड़कर उसके पास आकर सोते हुए कहता है, अगर ये एक सपना है तो प्लीज इसे बहुत लंबा होने देना। फिर उसके बाद वहाँ पर रात से सुबह हो जाती है। सूरज की रोशनी उस कमरे में खिड़की से अंदर आ रही थी और उस कमरे में सिर्फ एड्रियन के अलावा कोई नहीं था। तभी एड्रियन अपनी नींद से उठता है। वो सबसे पहले अपने पास लीला को देखना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, जिसे देखकर वो जल्दी से उठकर थोड़ा हैरान होकर इधर उधर देखता है और कहता है, लीला तुम कहाँ पर हो? फिर वो काफी घबराते हुए लीला का नाम बार बार लेते हुए वहाँ से उठकर बाहर दरवाजे के पास चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो वहाँ एक खिड़की के पास लीला खड़ी होती है। तभी लीला पीछे मुड़कर एड्रियन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आह तुम जाग गए यंग मास्टर, गुड मॉर्निंग। और तभी हम एड्रियन की तरफ देखते हैं, जो लीला को अपने सामने देखकर मानो उसके शरीर में जान आ गई हो। वो बस लीला की तरफ देखता रहता है। फिर लीला देखती है कि एड्रियन उसके कहे हुए बातों पर कुछ नहीं कहता। ये देखकर वो थोड़ा परेशान होकर एड्रियन के पास जाकर पूछती है, अरे तुम्हारे माथे पर तो ठंडे पसीने की बूंदे हैं, तुम तो गहरी नींद में लग रहे थे, इसलिए मैं पहले ही बाहर आ गई थी। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी ले आऊं? तभी एड्रियन लीला को अपने सामने देखकर कहता है, मेरे जान में जान आ गई। रात बीत जाने के बाद भी लीला अब भी यही है। फिर वो आगे जाकर प्यारी मुस्कान के साथ लीला के पास आकर कहता है, या लीला गुड मॉर्निंग। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक प्यारा सा मोमेंट सीन चलता है।